हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। आप देख रहे होंगे कि जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही है उसमें क्या ले रहे हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने डिस्कशन के लिए लिया है। स्पेरिकल पैरेलल कैपेसिटर भी हो सकता है, स्पेरिकल अगर प्लेट आप लोगे। फिलहाल हमने जो यहाँ पे लिया है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसमें हमने ये हमारा फोर्थ केस है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को निकाला था कि उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, कितनी होती है। दूसरे केस में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर रखा था जो किसी भी प्रकार से चार्जड नहीं था। तीसरे केस में आपने जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो रखा हुआ था उसकी जो सरफेसेस थी उस पर आपने चार्ज को फाइंड आउट किया था कि कितना चार्ज आपका प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, यदि आपने उसकी कैपेसिटर की प्लेट को क्यों चार्ज दिया हो। बच्चों आज जो फोर्थ केस है हमारे पास, इसमें क्या है कि आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटेंस उस केस में फाइंड आउट करनी है जब आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आपने एक कंडक्टिंग स्लैब को रखा हो, यानी कि एक ऐसी स्लैब को रखा हो जिसमें कि आपका कंडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिट्रॉन्स आपके फ्लो कर सकते हैं। तब आपकी देखना है हमें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उस केस में जब प्लेट्स के विद इन द मीडियम आप क्या रखेंगे, एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर दो कैपेसिटेंस ली है। एक ली हमने कैपेसिटेंस सी नोट। ये कैपेसिटेंस हमने सी नोट इसलिए ली है क्योंकि ये वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कि जब आपके पास वैक्यूम होगा तब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो हमारे पास होगी सी नोट। और एक कैपेसिटेंस हम सी ले लेते हैं। सी उस केस में कैपेसिटेंस को डिफाइन करेगा जिस केस के अंदर आपका कंडक्टिंग स्लैब भी आपका वर्किंग में होगा। तो यहां से हमारे पास आप इमेजिनेशन कीजिए कि अगर कंडक्टिंग स्लैब आपके पास नहीं है, उस केस में जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी सी नोट, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होगी। ये उस केस में होगी बच्चों जब आपका कंडक्टिंग स्लैब मीडियम के अंदर यानी पैरेलल प्लेट के बीच में नहीं रखा होगा। उस केस में जो आपका कैपेसिटेंस होता है हम उसे सी नोट से डिफाइन करते हैं। सी नोट मीनिंग वैक्यूम के अंदर आपका कैपेसिटेंस कितनी है। बिल्कुल सिंपल है, हमने स्टार्टिंग से सब चीजें सीखी हुई है कि एप्सिलॉन नोट ए बाई डी कहाँ से आया है, कैसे इसका मैथमेटिकल रिलेशन प्रोड्यूस हुआ है, क्या इनके बेनिफिट्स है, कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अगर आपके पास कंडक्टिंग स्लैब पैरेलल प्लेट की प्लेट्स के बीच में रख दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब जो आपका मीडियम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आपका होता है ई नोट, यानी कि जहां पर आपका वैक्यूम है, इस क्षेत्र को अगर आप देखेंगे इस एरिया को तो यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब नहीं है। टी थिकनेस का एक कंडक्टिंग स्लैब आपने रखा है, यानी कि इसकी दो डिस्टेंस है। वन डिस्टेंस आपके पास बी माइनस टी है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्किंग में है ई नोट। ई नोट मीनिंग जहां पर आपका कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, वैक्यूम है, वहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो उसकी लेंथ है, जिस लेंथ में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, दैट इज डी माइनस टी। और टी थिकनेस वो है बच्चों जो कंडक्टिंग स्लैब की है, यानी कि एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जिसे हमने ई से डिनोट किया है, और ई इज इक्वल टू हमने जीरो भी लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि ये जीरो कैसे है, क्या हुआ होगा कंडक्टिंग स्लैब के साथ। तो उस केस में हमारे पास एक टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और एक ई नोट डी माइनस टी, क्योंकि अगर आप टोटल डी में से टी को रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास जो स्पेस बचा हुआ है यही आपके पास वर्किंग में होगा और इसे हम वैक्यूम स्पेस कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अगर हमारे पास हम थोड़ा ध्यान देखते हैं, जैसे ही आप सपोज करो कि आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स पर आपने जो चार्ज दिया है वो कैपिटल क्यू दिया है। एक तरफ आपने कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है और दूसरी तरफ माइनस क्यू दिया हुआ है। जिसे हमें अर्थिंग करना है वो अर्थिंग किया हुआ है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। फिलहाल हमने सिर्फ उसका फॉर्मूला लिया है कि ऐसे वर्किंग होती होगी। तो बच्चों अब हमारे पास जब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो इनकी प्लेटों के बीच पर क्या शुरू हो जाएगा, इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इंडक्शन क्या करेगा कि जो जिस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है वो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यही कारण है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे,
उस सरफेस पर आ जाएंगे जिस सरफेस पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो डाइपोल बन जाएगा माइनस प्लस, यानी कि जिस तरफ माइनस प्लेट पर माइनस चार्ज होगा उधर आपका पॉजिटिव आपको मिलेगा, और जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उधर कंडक्टिंग स्लैब पर निगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान दो कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज सारा एक प्लेट पर आ जाता है कंडक्टिंग स्लैब की, और निगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर चला जाता है, तो जो आपका इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब यानी कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो चार्ज है आपके पास, वहां पर कितना चार्ज होगा, वहां पर चार्ज हो जाएगा आपके पास 0। क्या हो गया, सारा का सारा चार्ज तो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के वजह से कंडक्टिंग स्लैब के सरफेस पर आ गया है। और अगर सारा चार्ज सरफेस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब कितना हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा, और उस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर 0 हो जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी है वो सिर्फ वैक्यूम में वर्किंग है। तो इसी हिसाब से अगर हम निकालते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास है, हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, तो हमें कैसे अपने डेरिवेशन को बढ़ाना होगा। कैपेसिटेंस हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज CV, और यदि आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो C इज इक्वल टू V बाई Q आपके पास होगा कि चार्ज आपके पास कितना है। यानी कि आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए कि पोटेंशियल कितना है, क्यों तो हमारे पास चार्ज क्यों हमने लिया ही हुआ है, आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए कि जो ये वैक्यूम पार्ट है इसमें आपका पोटेंशियल कितना है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका क्या हो गया, चार्ज 0 हो गया, चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी हमारा 0 हो गया, क्योंकि चार्ज से ही तो पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर चार्ज अभी वर्किंग में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नोट है, तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं हम उसको, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr के नाम से हमने उसे पढ़ा हुआ है। पहले ही हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो निगेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। ये हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बच्चों अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो ये हम क्या ले लेते हैं, E इज इक्वल टू V, हमने पोटेंशियल लिया हुआ है, और यहाँ पर E नोट लेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास E नोट है, तो पोटेंशियल भी हम कितना ले लेते हैं, V नोट ले लेते हैं। V नोट हमारे पास वो पोटेंशियल होगा जो हमारा वैक्यूम में वर्कआउट कर रहा होगा। तो D हमारे पास डिस्टेंस है बच्चों, D है डिस्टेंस, या कितनी है, डिस्टेंस है हमारे पास D माइनस T, क्योंकि जो E नोट है वो D माइनस T डिस्टेंस में ही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां से जब बच्चों हम निकालेंगे V नोट इज इक्वल टू E नोट D माइनस T की मल्टीप्लाई हो जाएगी, E में आप क्या कर लेंगे, डॉट D माइनस T, तो हमारे पास आता है V इज इक्वल टू E नोट D माइनस T, हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और पोटेंशियल जो वहां पर है वैक्यूम में जो हमने लिया है उसके अंदर जितना पोटेंशियल हमें चाहिए था, जो वर्क कर रहा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ऐसे ही एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है तो कितनी होती है, आप पढ़ चुके हैं कि C इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होती है बच्चों। एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होती है। यहाँ पर दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, हमने इसे कभी शीट के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट हमारे पास आता है। यदि आप इसमें सिग्मा की और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। और ये कैपेसिटेंस कौन सी कैपेसिटेंस होगी, C नोट होगी, C नोट कैपेसिटेंस होगी, दैट इज इक्वल टू, हमने लिखा भी हुआ है, दैट इज C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। ये वही बात है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नोट A बाई D लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया है। तो बच्चों अगर ये D माइनस T डिस्टेंस में है T, तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, C से डिनोट करेंगे। C इज इक्वल टू दिख रहा है अभी तो स्क्रीन पर दिख रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, फिर भी हम यूज कर लेते हैं इसको, C इज इक्वल टू, C वो कैपेसिटेंस है जो डाइलेक्ट्रिक आपने रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक नहीं सॉरी, जो आपने कंडक्टिंग स्लैब रखी हुई है उसे रखने के बाद जो कैपेसिटेंस में जो चेंज आया है वो हमारे पास है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A पाई D, कितना होगा बच्चों, जो भी आपकी डिस्टेंस है, बाई हमारे पास कितना होगा,
तो बच्चों क्या है हमारे पास, जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ये कैपेसिटेंस हमारी तब है जब C नोट आपने लिया था, तब तक आपने कंडक्टिंग स्लैब को नहीं रखा था, और ये कैपेसिटेंस तब वर्किंग में आया, तब पिक्चर में आया जब आपने कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T आपने पैरेलल प्लेट के मीडियम में रखा हुआ है। तो दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, डिस्टेंस होती है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है बच्चों, D माइनस T है। तो अगर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन को और अच्छा करने के लिए D से मल्टीप्लाई कर देते हैं और D से डिवाइड कर देते हैं। हमने ये इसलिए किया है ताकि C और C नोट में हम रिलेशन निकाल सके। आपका फॉर्मूला यहीं आके क्रिएट हो जाता है, आपकी कैपेसिटेंस समाप्त हो जाती है, जितनी चाहिए थी हमें उतनी मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं, दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई D हमारे पास अलग से हमने लिख लिया, और दैट इज D बाई D माइनस T, ये हमारे पास मिलता है हमें। और बच्चों जो हमारे पास ये पोर्शन है एप्सिलॉन नोट A अपॉन D का, इसे हम डिफाइन करते हैं C नोट से, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तब कैपेसिटेंस होती है जब उसके प्लेटों के बीच में वैक्यूम भरा होता है। तो C इज इक्वल टू C नोट D बाई D माइनस T। तो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो, अगर हम डिस्कशन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका C कब कैपेसिटेंस है, जब आपका कंडक्टिंग स्लैब आपने पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के अंदर रख दिया है, और C नोट कब है, जब रखा हुआ नहीं था, वैक्यूम था, तब है। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जब आप वैक्यूम वाले पार्ट्स में किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते हो तब जाके आपको कैपेसिटेंस मिलता है आफ्टर कंडक्टिंग। इससे मीनिंग ये निकलता है कि C इज ग्रेटर देन C नोट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपकी कैपेसिटेंस है आफ्टर प्लेसिंग द कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन C इज ग्रेटर देन C नोट, यानी वैक्यूम वाली से ज्यादा होगी। ज्यादा इसलिए होगी बच्चों क्योंकि हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाती है, और जब आपकी डिस्टेंस कम हो जाती है तो आप देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिस्टेंस को अगर घटाया जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना होगा, या ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी डिस्टेंस पर प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमने ये सीखा है कि अगर आप कंडक्टिंग स्लैब रख देते हो, और कंडक्टिंग स्लैब की प्रॉपर्टी या कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है, पहले भी हमने जब पोटेंशियल फाइंड आउट किया था तो हमने चार्ज स्पेयर लिया था, और वो कंडक्शन में अगर था तो जैसे हम उसे चार्ज देते थे तो टोटल चार्ज आपका उसके सरफेस पर आ जाता था। यहाँ पर भी सेम फिनोमिना हुआ है। आपने कंडक्टिंग स्लैब को जैसे ही चार्ज के बीच में रखा तो उसके इंटरनल जितने भी पार्ट फाइंड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया है, चार्ज जीरो। चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था आप वहां पर क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है तो अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करके E इज इक्वल टू V अपॉन D का, तो आप यहाँ से क्या निकाल लेते हो, V नोट पोटेंशियल निकाल लेते हो। और जब आपको पोटेंशियल भी मिल जाता है तो C इज इक्वल टू Q बाई V में आप V की वैल्यू पुट अप कर सकते हो, या फिर C इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, क्योंकि हमने सिग्मा को क्या लिख दिया है, A बाई D लिख दिया है, एरिया अपॉन डिस्टेंस लिख दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। तो बच्चों ये कैपेसिटेंस हमारी तब आई जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को वर्किंग में लिया, और C नोट तब आई थी जब कैपेसिटेंस में कंडक्टिंग आपका वर्क नहीं कर रहा था। तो इन दोनों के आधार पर दोनों में एक रिलेशन बनता है, C इक्वल टू C नोट D बाई D माइनस T। और कितने फैक्टर ज्यादा होता है, अगर आपसे हमसे पूछा भी जाए कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर की आप उसमें रख देते हो तो कितना होगा, D की वैल्यू कितनी है, 10 है, बाई 10 माइनस 5, इतने फैक्टर ज्यादा होगा, यानी 10 बाई 5 फैक्टर ज्यादा होगा, यानी D अपॉन D माइनस T, कितना लिखा हुआ है, D अपॉन D माइनस T फैक्टर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कैपेसिटेंस पहले की अपेक्षा। जितना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पहले रहा होगा उससे D अपॉन D माइनस T फैक्टर अधिक अब हो जाएगा। तो बच्चों हमने इस क्लास में डिस्कस किया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं लास्ट में। तो इसी प्रकार से आप देखते रहिए, और आगे भी हम आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि आपकी समझ में आ सके अच्छे से चीज़ें। और किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस में कुछ दुविधाएं तो रहती ही है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए। तो क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, और अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके आधार पर होती है तो आप उन्हें अपनी बुक से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं होगा नहीं। आपको क्या करना होगा, वो देगा आपके पास, देगा कि पैरेलल कैपेसिटर है,
जिसकी कैपेसिटेंस 10 है। आफ्टर पैलेसिंग ए आपने 5 सेंटीमीटर की कंडक्टिंग स्लैब उसमें रखी हुई है और उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड आती है। तो बताइए कि अगर पैरेलल प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 15 रही हो तो स्टार्टिंग में जब वैक्यूम था यानी कि जब कंडक्टिंग स्लैब आपका वर्किंग में नहीं था तो उसकी कैपेसिटेंस क्या रही होगी। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए डायरेक्टली कि हमारे पास ऐसा होता है। अगर अदरवाइज दोबारा से पूरा डेरिवेशन निकालेंगे आप, उसके बाद आप उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसकी फिजिक्स से ये आता है निकल के मैथमेटिक्स, तो आप उसमें उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।